हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जनरल साइंस के एक चैप्टर, जो कि बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस ऐसा कम ही होता है कि ना पूछे जाएं। चर्चा करते हैं ह्यूमन ब्लड की। होता क्या है, तो एक प्रकार से देखें, यह एक अपारदर्शी चिपचिपा जल से थोड़ा भारी होता है ना, जल से थोड़ा भारी, और यह क्षारीय टाइप का होता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है ब्लड का होता है 7.4। पीएच मान नहीं जानते, बता देते हैं। पीएच स्केल पैमाना होता है जिस पे 7 से कम वैल्यू होने का मतलब है प्रवृत्ति अम्लीय होगी, और 7 से अधिक का मतलब क्षारीय होता है। तो यहाँ पर 7.4 है, इट मीन्स जो इसकी प्रवृत्ति है वो क्षारीय है। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो उत्पत्ति होगी भ्रूण के मेसोडर्म में। यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है प्रत्येक शरीर में। ठीक है, अगर हम एक मानव शरीर को लें तो शरीर के भार का लगभग जो है 7% जो होता है वह आपका रक्त होता है, ब्लड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में औसतन यह 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का अपारदर्शी चिपचिपा जल से थोड़ा भारी होता है, क्षारीय मान होता है इसका, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म में होती है। शरीर के भार का लगभग 7% हमारा रक्त होता है। या स्वस्थ मनुष्य में ले लें तो औसतन या 5 से 6 लीटर होता है। और यह एक क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अब रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, देख लेते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। वह पदार्थ कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। तो ये चीजें होती हैं। प्लाज्मा और रुधिराणु 2 पदार्थ हैं। लगभग ब्लड का हम मान लें 60% तक जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा का होता है, बाकी रुधिराणु होते हैं। अब इस 60% प्लाज्मा में अगर हम देखें तो जो 90% होता है वो वाटर होता है, जल होता है। बाकी 7% में प्रोटीन होता है, और लगभग 0.98% में आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज होता है। बाकी के आपके अन्य जो होते हैं, अन्य में आपका ग्लूकोज और अन्य जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत। प्लाज्मा का जो वर्क है, मेन वर्क इसका यही है। इसका कार्य क्या है? रक्त को तरलता प्रदान करना, क्योंकि सारे जो आपके रुधिराणु होंगे वो प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। तो इसको तरलता प्रदान करने जो मेन वर्क है यही है इसका, बाकी अन्य वर्क नहीं है। अब
इसके बाद देखते हैं रुधिराणु। अच्छा, वर्ग, अन्य वर्ग की बात हम ये नहीं करें कि अन्य वर्ग है ही नहीं तरलता के अलावा, अन्य वर्ग भी है, क्योंकि इसमें देखो प्रोटीन, खनिज और अन्य ग्लूकोज वगैरह पाया जाएगा, तो वो भी सब तैरेंगे इसमें, है ना। लेकिन मेन वर्ग जो होगा उसका रक्त को तरलता प्रदान करना ही। अब इन रुधिराणु को देखते हैं, तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से? पहला होता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं ये। रेड ब्लड कार्पल में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। दूसरा होता है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होती हैं जिसको हम रुधिर बिंबाणु के नाम से जानते हैं, है ना। 3 चीज़ें हो गई। और अब बात करते हैं इन्हीं की, रुधिराणुओं की। इसका तो हमने कार्य समझ लिया, इसको समझ लिया। अब इन रुधिराणुओं में जो आपके ब्लड कार्पल्स में ये आरबीसी और WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, इनको समझ लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम आरबीसी को देखेंगे। हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं और इनका जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होगा और इनकी जो इनका जीवन काल जो होगा, जीवन काल वो 20 से लगभग 120 दिन तक होता है। ये जीवन काल है इनका, जीवन काल हो गया। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी जो होती है वो यकृत, लीवर और प्लीहा, स्प्लीन, है ना, इनमें इनकी मृत्यु होती है। तो इनको जो है आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी का पूछा है क्वेश्चन, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को, लीवर और स्प्लीन को। अच्छा, यकृत को लीवर भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़। तो इनका यहाँ पर इनकी कब्र होती है क्योंकि यहीं पर ये नष्ट हो जाते हैं 20 से 120 दिन के जीवन काल के बाद। फिर इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक पाया जाता है। आरबीसी में एक यौगिक है, आरबीसी में यौगिक एक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें ये हीम और ग्लोबिन से बना है। हीम जो होता है ये रंजक होता है, ये कलर प्रदान करता है रक्त को, कलर जो लाल रक्त होता है वो इसी के कारण होता है। लौह जो है युक्त होता है। ग्लोबिन प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन है और लौह युक्त प्रोटीन, आयरन युक्त प्रोटीन है ना। अब अगर हम बात करें इसके निर्माण में सहायक जो चीज़ें हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायक कौन सी चीज़ें होती हैं? वो सहायक होते हैं, हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाया होगा, न्यूट्रिएंट्स में बताया हमने कि विटामिन्स कुछ उत्तरदायी होते हैं इसके लिए, आरबीसी बनने के लिए। तो इसमें विटामिन B12 खास होता है, फोलिक एसिड होता है और एक मिनरल भी होता है जिसको हमने बताया, फोलिक एसिड, और एक मिनरल होता है कि आयरन। ये सब जो है आदि जो है इसके आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन होता है ये मेन होता है, इसका जो वर्क होता है ऑक्सीजन का संचरण करना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचरण, मेन वर्क यही है इसका, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। अच्छा, इस जो आरबीसी का अगर देखे जाए, आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य जो है, आरबीसी का कार्य होता है शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो ऑक्सीजन पहुंचाना
और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना, वापस लाना किसका काम है? आरबीसी का ही कार्य है। अब और अगर बात करें आरबीसी की बात करें तो यह केवल कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है, तो केवल कशेरुकों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और एक बात होती है कि यह केवल स्तनधारियों, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। अच्छा, अपवाद है, अपवाद भी जान लेते हैं क्या है। अपवाद यह है कि ऊंट के आरबीसी में पाया जाता है केंद्रक, है ना। हालांकि जो अन्य स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अगर अपवाद छोड़ दें ऊंट को छोड़कर तो किसी में नहीं पाया जाता है। तो अपवाद ऊंट है, इसके अलावा लीमा भी है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपवाद है, बाकी में केंद्रक नहीं होता है, यह इनकी एक है। अगर इनके आकार की बात करें हम, तो आकार में ये बाइकॉन्केव होते हैं। बाइकॉन्केव मतलब उभयातल होते हैं, उभयातल आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके आरबीसी की, एरिथ्रोसाइट्स की, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे डब्ल्यूबीसी की। बहुत ही आसानी में देखेंगे, देखिए आराम से मज़े लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है यहाँ से, बस आप थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से देख लीजिए वीडियो को। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स जो होते हैं इनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहे जाते हैं। इनका भी निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होगा? अस्थिमज्जा। और अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन का होता है। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें हम तो रक्त में ही हो जाती है इनकी मृत्यु। इसका जो कार्य है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब शरीर को रोगों से बचाना। तो ये जो हमारा काम करते हैं ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। अच्छा, इनकी संख्या की बात करें तो आरबीसी की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। आरबीसी ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, है ना। तो तुलना करी जाए तो आरबीसी की तुलना में यह कम होते हैं, लगभग 600:1 के अनुपात होता है ना। इनका जो अनुपात होता है 600:1, तो 600:1 में इनका जो है अनुपात होता है इनके कणों का, ये आपके जो ब्लड में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार के इसमें अणु होते हैं। एक तो हम इनको देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी को इनको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होते हैं कणिका में और एक होते हैं अकणिका में। है ना। इनको अगर हम कहें, इनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और इनको कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। समझ के पढ़ेंगे आसानी में, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स, अगर इनको हम डिवाइड करें तो इनके 3 पार्ट हैं।
3 भागों में इनको विभाजित करते हैं हम। किस प्रकार के अणु इसमें होते हैं वो देखते हैं। एक होते हैं एसिडोफिल्स, दूसरे होते हैं इसमें बेसोफिल्स, और तीसरे होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स। इन न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो WBC का लगभग 60 to 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनका जो वर्क क्या है, न्यूट्रोफिल्स का वर्क होता है कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। इनका भी यही काम है कि बैक्टीरिया का भक्षण करेंगे, है ना। तो इन सब का काम है बैक्टीरिया का भक्षण करना और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके अलावा एक इधर भी होते हैं, इनको हम 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स, बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। तो ये बात हो गई आपके WBC की। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो हमने बताया, और इनके आकार की अगर बात करें हम, आकार जो होता है वो अमीबा के समान होता है, अमीबा के समान इनका आकार होता है। तो ये चीज़ हो गई WBC से संबंधित। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। मिटा देते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम के भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स, रुधिर ब्रह्मांड भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, यह भी एक जो है तरल होता है, पदार्थ होता है, जिसका जो मेन वर्क है वो रक्त का थक्का बनाना। कार्य क्या है इनका? कार्य रक्त का थक्का बनाने का कार्य है। ठीक है, निर्माण अस्थिमज्जा में भी होता है इनका। ठीक है, और रक्त के थक्का बनाने की बात आई है तो थोड़ा बात कर लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो मेन पदार्थ होता है ना आपका, वो कौन सा है? जरूरी पदार्थ कौन सा है रक्त का थक्का बनाने के लिए? जरूरी क्या है? फाइब्रोनोजिन। ये फाइब्रोनोजिन जो होता है, प्रोटीन होता है, यह कहाँ से आएगा? तो यकृत में बनता है। ये कहाँ बनेगा? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। और किसकी उपस्थिति में बनता है? तो विटामिन के की उपस्थिति में। हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए होंगे तो बताया होगा कि विटामिन के की कमी से रोग होता है। कौन सा? रक्त का थक्का नहीं बनता है ना। तो विटामिन की उपस्थिति में ये यकृत जो है ये उपस्थित होती है, इसकी यकृत के द्वारा ये फाइब्रोनोजिन आपका बनता है, और फिर रक्त का थक्का बनाने में ये मेन वर्क करता है वहाँ पर, है ना। तो ये प्लेटलेट्स के वर्क हो गए। अच्छा, एक बीमारी होती है डेंगू में क्या हो जाता है कि इन प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वह कम होने लगती है ना। डेंगू बीमारी में क्या होता है? बुखार होता है, और इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो घटने लगती है। ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं बन पाता है, मतलब पतला होने लगता है खून, ब्लड हमारा, है ना। तो ये चीज़ हो गई प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का बस इतना ही वर्क है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह,
रक्त समूहों की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने 1900 में सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। किसकी? रक्त समूह की खोज की। खोज करने के बाद देखो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1900, अब इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए? इसीलिए रक्त समूह की खोज किए थे। अच्छा, इन्होंने पता लगाया कि जो मानव होता है, मनुष्य में जो हर मनुष्य का जो ब्लड है उसका समूह जो है अलग अलग हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? इन्होंने लगाया कि जो शरीर मानव में मनुष्य में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको ग्लाइकोटीन कहते हैं। तो ग्लाइको जो प्रोटीन पाया जाता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, इसकी वजह से ही जो ब्लड ग्रुप, जो रक्त समूह है वो अलग अलग हो रहा है, प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि अगर किसी मनुष्य में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, एंटीजन ए इट मीन्स ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी इट मीन्स ब्लड ग्रुप बी, और अगर दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये होता है। अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है वहाँ पर एंटीबॉडी भी होता है, एंटीबॉडी भी होगा फिर वहाँ पर, है ना, क्योंकि जो कि WBC में पाया जाता है। फिर एंटीजन बी होगा तो उसका नाम रख दिया इन्होंने ब्लड ग्रुप बी, फिर ए बी, फिर ओ, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है ना, कोई नहीं, तो वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है यह सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता इसको कहते हैं। और ये ए बी है, इसको सर्वग्राही कहते हैं। मतलब एंटीजन ए वाला चाहे इनको दे दो, चाहे बी वाला दे दो, दोनों ले लेंगे, चाहे वो वाला तो ले ही लेंगे, क्योंकि ये सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है। जो एंटीजन होता है ये प्रभाव डालता है एंटीबॉडी के साथ मिलकर। जब हम किसी दूसरे एंटीजन के ब्लड को किसी दूसरे मनुष्य दूसरे एंटीजन के ब्लड में चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये गाढ़ा बन जाएगा, आपस में संयोग करके वो चिपचिपा बन जाएगा, जिससे जो ब्लड होगा वो हमारे नसों में जम जाएगा, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बहुत ही एक अच्छी खोज थी और इसके लिए ही नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। एक और टर्म अगर ब्लड से संबंधित हम बात करें तो एक चीज़ होती है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब जो होता है मनुष्य का कितना होता है, जब हृदय से शरीर की तरफ ब्लड जाता है, जिसको हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा रहता है, वो रहता है लगभग 110 से 140 mm तक होता है ना। लेकिन हम इसको जो रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर मानते हैं औसतन 80/120 मानते हैं। इसको डायलोस्टिक कहते हैं, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। मतलब जब शिथिलन होता है, जब ब्लड वापस जाता है हृदय की तरफ, तो वहाँ पर प्रेशर की कम आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जब मतलब ब्लड हृदय से पेशियों की तरफ जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा दाब लगता है। इसको mmHg में लिखते हैं, मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। ये आपका क्या है, डायलोस्टिक है या सिस्टोलिक है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्तदाब किससे मापा जाता है। ये आपका होमवर्क बन गया। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं पता होगा सभी को। आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें, अच्छा लग रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।